नमस्कार दोस्तों। एम कलेक्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरएएस मेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर हमने इंटरनेशनल रिलेशन विषय के लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। एम कलेक्टर चैनल पर आप ये है लगभग 10 वीडियोस में आप ये पूरा कोर्स देख पाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने ये तय किया है कि हम कम से कम आपका समय लें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें फायदा हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसको केवल मेंस के सिलेबस के आधार पर रखा है। हालांकि ये यूपीएससी के पेपर के लिए भी उतना ही उपयोगी है और अन्य जो इसमें रुचि रखना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए भी यह उतना ही उपयोगी होगा। तो पहली क्लास में हम शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राज्य। दरअसल हम राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इनको राज्य मानते हैं। इनके साथ साथ पॉलिटी, आईआर, पीएसआईआर में राज्य जो है वो देश के लिए यूज किया जाता है। असल में राज्य होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर समाज और प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए एक सरकार है जो पुलिस और सेना के माध्यम से सर्वोच्च शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसके पास दंड देने की शक्ति है और विधान बनाने की शक्ति है। तो इसे हम राज्य कहेंगे। राज्य किसे कहेंगे? एक भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे कि भारत के मामले में हम उपमहाद्वीप भारत का जो क्षेत्र है, सीमांकित क्षेत्र है, इसमें अगर सरकार मिल जाए, एक पावरफुल सरकार किसे कहेंगे? जिसके पास विधान बनाने की पावर हो और दंड देने की पावर हो, जो संस्थागत स्वरूप में हो, उसे हम सरकार कहेंगे। तो इस स्थिति में हम इस क्षेत्र को राज्य कहेंगे। राज्य से अलग एक शब्दावली है, वह है राष्ट्र, नेशन। दरअसल नेशन क्या होता है? आमतौर पर हम प्रयोग में लेते हैं इन शब्दों को, तब हम राष्ट्र और राज्य में ज़्यादा भेद करते नहीं हैं। हम राज्य की जगह राष्ट्र का प्रयोग करते हैं, राष्ट्र की जगह राज्य का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें डीप मीनिंग इसका आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल राष्ट्र जो होता है वह एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विचार है। यानी राष्ट्र जो होता है वह तब बनता है जब राष्ट्र में जो नागरिक रहते हैं उन सब नागरिकों के मध्य एक जोड़ने वाली कोई चीज हो। जैसे वो इस बात के लिए जुड़े हुए हों कि वो एक विशेष महाद्वीप में रहते हैं, विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं, विशेष धर्म या प्रजाति से संबंधित हैं, या फिर जैसे भारत के मामले में हम एक विशेष प्रकार के आंदोलन से एक साथ निकल कर आए थे। हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो था उससे हम निकल कर आए थे, हम बहुत सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। तो ये एक राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र की जो परिभाषा है वह दरअसल वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको जोड़कर एक माला में पिरोने वाला विचार है। यानी राष्ट्र जब आप कहीं शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ यह होगा कि वो जो लोग हैं वो एक किसी विशेष बिंदु पर आपस में जुड़े हुए हैं और इस वजह से वो अन्य राष्ट्रों से अलग हैं। तो ये राष्ट्र का विचार होता है। इसमें आजकल जो हम प्रयोग करते हैं राष्ट्र और राज्य दोनों का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए तीसरी जो टर्म आती है वह है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य जो है वो एक मनोवैज्ञानिक एकता का प्रतीक तो आपका राष्ट्र हो गया, और जहाँ पर विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जो कि राज्य की स्थिति मैंने बताई थी, जहाँ पर शक्ति का प्रयोग राज्य करता है, जो राज्य सरकार करती है, तो वो स्थिति और राष्ट्र की जो मनोवैज्ञानिक एकता वाली स्थिति, ये दोनों स्थितियां जब मिल जाएंगी उसको हम नेशन स्टेट बोलेंगे, राष्ट्र राज्य बोलेंगे। अगली शब्दावली है सुरक्षा। देखिए सुरक्षा से आप सभी परिचित हो। इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में भी सुरक्षा का वही अर्थ है, लेकिन वह जो अर्थ है जो आप अपने निजी जीवन में अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए यूज करते हो, वो यहाँ देश पर लागू हो जाएगा। बस इतना ही फर्क। जो यथार्थवादी चिंतक है वो मानते हैं कि जो सुरक्षा है वो राष्ट्र हितों में सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी जो राष्ट्र होता है वो अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस जितने भी निर्धारित करता है वह करता है राष्ट्रीय हित जो है उसको ध्यान में रखकर। लेकिन राष्ट्रीय हितों में भी सबसे जो महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय हित कौन कौन से हो, तो उनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह सुरक्षा होगी। जैसे आप अपने परिवार में देखते हो, आप अपने परिवार के लिए चिंता करते हो, तो आप अपने परिवार के हित के लिए कुछ काम करते हो। उन कामों में, उन चिंताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या होती है? आप एक बार गौर करें। ये इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आपके परिवार के, आपके खुद के व्यक्तित्व के काफी नजदीक आप इसको पाएंगे। आप इस पर गौर करें कि आप अपने परिवार के बारे में चिंता करते समय इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि परिवार में कम से कम सुरक्षा की स्थिति तो जरूर हो। आपके परिवारजन जो है उनको सुरक्षा का जो खतरा हो वो बिल्कुल नहीं हो। तो सुरक्षा का अर्थ वही है, आपको अपनी परिभाषा लिखनी है उत्तर में, ऐसे ही लिखना है, अपने परिवार को ध्यान में रखना है। और यथार्थवादी चिंतकों को आप रेफरेंस दे सकते हैं। वह कहते हैं कि सुरक्षा जो है वह राष्ट्रीय हित का केंद्र बिंदु है। तो सुरक्षा वही है कि एक राज्य द्वारा अपने जो मूल्य हैं उनको बनाए रखना ही सुरक्षा है। इसका अभिप्राय है कि दूसरा राज्य आक्रमण करने का दुस्साहस न करे। भाई आप अपने निजी जीवन में देखो कि आप रास्ते में चल रहे हो तो कोई आपको थप्पड़ मार दे, तो इसका मतलब आपकी सुरक्षा पर गहरा संकट है ये तो। लेकिन अगर कोई आप पर थप्पड़ मारने का आपके साथ कोई दुस्साहस कर ही नहीं सके, तो इसका मतलब आपकी विदेश नीति जो है वो बहुत अच्छी है। आपका शरीर जो है वो आपका देश है, और आप जो अंतरतम में आपके जो एक जो आपको संचालित कर रहा है वो आपकी सरकार है। अब आप जो अपने अंदर जो आपका व्यक्तित्व है, जिसे आप आत्मा, मन जो भी बोले, वो आपको इस तरह से संचालित कर रहा है। आपने अपने रिश्ते मधुर बनाए हैं, या फिर आपने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली है कि कोई आपको थप्पड़ मारने का दुस्साहस ही नहीं कर सकता। तो वो दरअसल आपकी सबसे अच्छी विदेश नीति है कि कोई आपको थप्पड़ मारने का दुस्साहस ही नहीं कर सके। वजह जो भी हो, भले ही आपके पास ताकत हो या फिर आप इतने मधुर बोलते हो कि कोई आपके साथ ये कर ही नहीं सके। लेकिन यथार्थवादी चिंतक है वो ये मानते हैं कि मधुर बोलने से काम बनता नहीं है, आपको ताकत इकट्ठी करना पड़ेगी, तभी लोग दुस्साहस नहीं करेंगे। तो यथार्थवादी जो चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि सुरक्षा जो है वो राष्ट्रीय हित का केंद्र बिंदु है, और कोई राज्य आप पर आक्रमण का दुस्साहस न कर सके
और अगर आप पर आक्रमण हो जाए तो आप इतनी मजबूती से जवाब दें कि दोबारा कोई दुस्साहस न कर सके, आप उस आक्रमण में, और जो दूसरा आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है दूसरा देश, वह आप उससे प्रभावित न हो। इस लेवल की सुरक्षा होनी चाहिए और ये आपके विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी देश इस बात को ध्यान में रखता है कि वो रिश्ते ऐसे बनाए कि किसी भी देश द्वारा उस पर आक्रमण न हो, और अगर गलती से कोई आक्रमण कर दे तो वो इतना अच्छे से उसका जवाब दे कि दोबारा हिम्मत न हो। प्रेगमेटिकवाद क्या होता है? दरअसल प्रत्येक राज्य है वो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार आदर्शवाद और यथार्थवाद का प्रयोग करता है। आदर्शवाद जो होता है उसमें हम अपने कुछ सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार काम करते हैं, और यथार्थवाद में हम मौके की नजाकत को देखकर काम करते हैं कि क्या मौका है उस अनुसार हमें व्यवहार करना है। भारत के मामले में इजराइल फिलिस्तीन के मामले को आप देख सकते हो कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भारत पहले सिद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया करता था। भारत ने फिलिस्तीन के मामले में हमेशा फिलिस्तीन का पक्ष लिया था, इजराइल को भारत ने हमेशा इग्नोर किया था। और आज भारत की जो विदेश नीति है वो प्रेगमेटिक हो गई है। भारत आज इजराइल का पक्ष ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि इजराइल से हमें बहुत सारे काम पढ़ने हैं। इजराइल बहुत मजबूत राष्ट्र है, कृषि के मामले में टेक्नोलॉजी बहुत सारी हमने उनसे ली है। इसके अलावा I2U2 जो संगठन है वहाँ हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे मामलों में हम इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, रक्षा सौदे हमारे हो रहे हैं। तो हम अब ये नहीं देखते कि हमारे सिद्धांत क्या कहते हैं। पहले हमारे सिद्धांत कहते थे कि भाई जो भी हो, इजराइल ने उस जमीन पर कब्जा किया था, उस जमीन में जो फिलिस्तीनी रह रहे थे उनको वो जमीन मिलनी चाहिए। आजकल हम ऐसी बातें नहीं करते, आजकल हम प्रेगमेटिक हो गए। प्रेगमेटिक का सीधा मतलब ये है कि हम मौके की नदाकत को देखते हैं कि भाई देखो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, फिलिस्तीन को जो करना होगा कुछ वो कर लेंगे अपने लेवल पर। आप लोग अपने राष्ट्र को इस वजह से नुकसान मत पहुंचाओ। अगर इसराइल जैसा बड़ा राष्ट्र इस मामले में कि वह टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी बड़ा है, पैसे के मामले में आप यहूदी जो धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वहाँ पर, जो इजरायली लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व में अपना प्रभाव रखते हैं। तो भारत के लिए जो राष्ट्रीय हित हैं उन हितों की पूर्ति के लिए हमें उनसे अच्छे रिश्ते रखना जरूरी है, वरना हमारे हित खराब होंगे, हमारे जो राष्ट्रीय हित है उस पर नकारात्मक प्रभाव होगा। तो हम अपने रिश्ते ऐसे रखेंगे कि हम सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सिद्धांत फालतू बातें हैं, हम ध्यान रखेंगे हमारा जो हित किस बात में साधन होता हो, हित किस बात में श्रद्धा हो, हम उन्हीं साधनों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप अपने किसी रास्ते में जा रहे हो और कोई एक बहुत मोटा तगड़ा मजबूत आदमी आपको थप्पड़ मार दे, तो प्रेगमेटिक निर्णय क्या होगा? आप सिद्धांत पर चलोगे कि नहीं भाई थप्पड़ मारा है तो मैं वापस थप्पड़ मारूंगा, वरना मेरा आत्मसम्मान डगमगा जाएगा। या फिर आप ये देखोगे कि नहीं भाई कुछ भी हो, एक बार तो ये दोबारा रैपटार रख देगा तो दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा है कि एक बार भाग लूँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको वापस देख लूँगा। लेकिन फिलहाल जो प्रेगमेटिक हमारी अप्रोच है वो ये है कि वहाँ से पतली गली पकड़ो, और जो वहाँ से हैं उनको भी आप ये बताओ कि सर आपने जो थप्पड़ मारा है वो दरअसल मेरी गलती थी, इस वजह से आपने मारा होगा। या फिर आप इतनी बात करने का भी अगर आपको लगे कि फायदा नहीं है तो आप वहीं से निकल लो। तो ये प्रेगमेटिक अप्रोच होगी। आजकल भारत की अप्रोच प्रेगमेटिक होती जा रही है। इंदिरा गांधी के मामले में भी हम प्रेगमेटिक अप्रोच को देखते हैं। यथार्थवाद रियलिज्म जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये सिद्धांत है कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक शक्ति संघर्ष के रूप में चित्रित किया गया है कि यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, सारा जो खेल है वो शक्ति को लेकर है, हर कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, और शक्ति जिसके पास ज्यादा है वो किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर अपने आप को बचाए रखना है तो आपको शक्ति अर्जित करनी होगी। इसी विचारधारा को यथार्थवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य है वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए काम कर रहा है, और सुरक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नैतिकता ये सब कुछ नहीं होते, ये कहने की बातें होती हैं। असल में शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। ये यथार्थवादी विचारधारा है, और इसी को आपको सबसे ज्यादा अपने पेपर में महत्व देना है। आप अगर आपका मेंस हो तो इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप भारत की अप्रोच के बारे में जाओ, किसी भी देश की अप्रोच के बारे में आप लिखो, तो आपको यथार्थवाद को ध्यान में रखना है, क्योंकि असल में यथार्थवादी विचारधारा ही विश्व में असल में प्रचलित है, और आजकल इसी का प्रचलन है। यथार्थवाद से बिल्कुल अलग है आदर्शवाद, ये बिल्कुल विपरीत है। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो विचारक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसमें ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल शक्ति की बजाय सहयोग का क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीयवाद के ये लोग समर्थक होते हैं, यानी सब में भाईचारा हो, अंतर्राष्ट्रीय विधि हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, किसी के बीच कोई बात है तो एक दूसरे को बिठा के हम सुलझा लें बात को, कोई किसी को दबाए नहीं। ये मानव स्वभाव को बढ़िया मानते हैं, अच्छा मानते हैं। यानी ये मानते हैं कि मानव का स्वभाव जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और मानव ही जो है वो उन्हीं से देश बनता है। देशों का स्वभाव भी मानव स्वभाव के कारण अच्छा होता है। ये लोग लोकतंत्र की, शिक्षा की, नैतिकता की, इनकी बातें करते हैं। तो आदर्शवादी विचारधारा है वो ये बातें करती है। आदर्शवाद आपके लिए नया शब्द नहीं है। भूमंडलीकरण की बात करें तो वही है कि विश्व में जो वित्त का, सेवा का, विचारों का जो मुक्त आदान प्रदान हो रहा है उसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई, टेक्नोलॉजी जुड़ गई। आपके फेसबुक पर आप बैठे हो, कहीं किसी दूर देश के व्यक्ति से आपकी बातें हो रही हैं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, आपने उनकी डीपी भी देख ली, फेसबुक प्रोफाइल आपने खोल के देखी, आपने व्हाट्सएप पर उनको मैसेज कर दिया। कितना एक विश्व गांव बन गया सूचना क्रांति की वजह से। तो ये भूमंडलीकरण यही है। इसका प्रभाव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा है। कहीं आपको ये डालना हो, कहीं कुछ भी लिखना हो, तो बीच में आप ये भूमंडलीकरण नाम घुसा सकते हैं, आपके आंसर को अच्छा बना सकते हैं। भू राजनीति किसे कहते हैं? देखिए, भू राजनीति में दो शब्द हैं, भू और राजनीति। भू भौगोलिक है और राजनीति मतलब राजनीति। तो इन दोनों चीजों को जो जोड़ती है उसे भू राजनीति कहते हैं। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों चीजों का प्रभाव राजनीति पर पड़े उसे भौगोलिक राजनीति, भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स, ये सब हम नाम देते हैं। तो
ये माना जाता है कि जैसे कोई देश है तो उस वो कहाँ पर स्थित है, लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, समुद्र के किनारे है या वो किस स्थान पर है, महाद्वीप है, भौतिक भूभाग कैसा है। तो इन सब चीज़ों का उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हमारे जो है, जैसे इंग्लैंड जो है वो समुद्र किनारे है, समुद्र के बीच में है, तो उनकी नौसेना मजबूत हुई, वो उनकी भू राजनीति जो है वो इससे। तो ये जियोपॉलिटिक्स जो है वो आपके पेपर 3 के अलावा आपके जो जियोग्राफी वाले सेक्शन है उसमें भी इस पर प्रश्न आ सकता है। तो आप वहाँ भी इस पे आपने ये जो वीडियो देखा होगा तो वहाँ भी आपको फायदा होगा। आपको बस यही अप्रोच है कि भू राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता ही है कि बीच में अगर पहाड़ खड़ा हुआ है तो वो अपने आप में, हिमालय अगर भारत चीन के बीच में है तो वो अपने आप में प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा। अगर कहीं पर समुद्र है हमारे तीनों तरफ तो वो हमारी भू राजनीति, हमारी राजनीति पर प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी है वैसे भू राजनीति का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हुआ है। आप ये एक डायमेंशन भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसका प्रभाव बढ़ा है, तो आप ये एक डायमेंशन अपने उत्तर में दे सकते हैं। सुपर पावर से आप सब परिचित हैं कि सुपर पावर क्या होती है। सबको सुपर पावर बनना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति का निर्माण करने वाला देश जो विश्व व्यवस्था का संचालन करता है, दुनिया में शक्ति का व्यवहारिक व प्रयोग करता है, आर्थिक रूप से भी सशक्त है। तो कुछ हद तक हम अमेरिका को मान सकते हैं आज के दिन कि वह जब जी चाहे जिस पर हमला कर देता है। हालांकि अमेरिका को भी आजकल नहीं माना जा रहा है, बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर विश्व बढ़ रहा है, तो अमेरिका को भी हम पूर्णतया नहीं मान सकते हैं। हालांकि कुछ हद तक अमेरिका को सुपर पावर माना जा सकता है। कम से कम 90 के दशक में तो वह सुपर पावर की स्थिति में था। संयुक्त राष्ट्र संघ से आप परिचित हो, इसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एक सामूहिक सुरक्षा स्थापित करने का हमारा माध्यम है, शांति का माध्यम है, शक्ति संतुलन के मध्य की एक स्थिति दिखाता है। ये पूरी तरह विश्व शक्ति भी नहीं है, विश्व सरकार तो ये है ही नहीं, और ये थोड़ा सा शक्ति संतुलन भी करता है, ये थोड़ा सा अपना एक रोल भी निभाता है। तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें समझ सकते हैं। बाकी हम डिटेल में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। आतंक का संतुलन, बैलेंस ऑफ टेरर क्या होता है। दरअसल यथार्थवादी मानते हैं कि अगर दुनिया में आपके परमाणु बम बढ़ रहे हैं, परमाणु हथियार बढ़ रहे हैं, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। परमाणु हथियार बढ़ रहे हैं इसका मतलब यह है कि हर देश एक तरह से आतंक के संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। यानी परमाणु शक्ति संपन्न राज्य एक दूसरे पर एक तो हमला नहीं करते। जैसे यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में हमने देखा कि शीत युद्ध लंबा चला, लेकिन किसी ने एक दूसरे पर एकदम से आक्रमण नहीं किया। वो एक बैलेंस ऑफ टेरर ही था, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर किसी भी देश पर किसी ने हमला कर दिया तो वो सामने से करेगा, और सब दोनों एक दूसरे को मार देंगे तो बचेगा क्या। आंख के बदले आंख वाली स्थिति है, वो असल में नहीं हो जाए, ये एक डर होता है, वही आतंक का संतुलन है। तो ये एक युद्ध को रोकने में सहायक है, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। आतंकवाद क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का एक व्यवस्थित प्रयोग आतंकवाद है। इनका मूल उद्देश्य है भय पैदा करना। आजकल वैश्विक आतंकवाद है, बहुत सारे देश वैश्विक आतंकवाद की चपेट में है, तो विदेश नीति के उद्देश्य के तौर पर भी बहुत सारे देश इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारा पड़ोसी देश जो है वो इसे इस्तेमाल करता है। तो उदारीकरण क्या है, तो आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन पर राज्य के सीमित नियंत्रण की बात उदारीकरण में होती है। यानी इसके अंतर्गत उत्पादन और वितरण से निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, सरकार की भूमिका को कम किया जाता है। तो ये एक निजीकरण की स्थिति भी है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि बाजार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करता है, न कि सरकार। तो लेकिन उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां बाजार जो है वो अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करता है, सरकार की भूमिका कम होती है। तो ये उदारवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। उदारवाद दरअसल हर विषय में उदार प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये उदारवाद एक ध्रुवीय विश्व है, यूनिपोलर वर्ल्ड किसे कहेंगे। तो शीत युद्ध के बाद में कई विचारकों ने एक ध्रुवीय विश्व को चित्रित किया। जैसे शीत युद्ध के बाद में यूएसएसआर खत्म हो गया, रूस उसका प्रतिनिधि था लेकिन वो कमजोर था, तो अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरा। तो एक ध्रुवीय विश्व मतलब दुनिया में एकमात्र कोई शक्तिशाली राष्ट्र हो, अन्य राष्ट्र इतने शक्तिशाली न हो कि वो विश्व व्यवस्था का संचालन कर सके। तो वर्तमान में हम अमेरिका को एक इस स्थिति में देख सकते हैं। द्विध्रुवीय संतुलन की जो स्थिति थी वो 1945 से 90 के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में थी। जो बहुध्रुवीय विश्व किसे कहेंगे। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो होता है उसमें शक्ति के केंद्र बहुत सारे होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, उसे हम बहुध्रुवीय विश्व कहेंगे। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में ऐसा था कि ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, और वर्तमान में भी हम शीत युद्ध के बाद में हैं। पहले एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति में थे, लेकिन अब हम बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे शक्ति के केंद्र उभरे हैं, अमेरिका उभरा है, रूस उभरा है, चीन उभरा है, ब्रिटेन है और भारत उभर रहा है। तो हम बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थिति में हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का मतलब यही है कि एक देश जो है वो अन्य राज्यों को, अंतर्राष्ट्रीयकर्ताओं को, वैश्विक घटनाओं के व्यवहार को प्रभावित कर सके, उनको नियंत्रित कर सके, इतनी उसमें शक्ति हो। उस पर कोई हमला नहीं कर सके, हमला कर दे तो वो बराबर का जवाब दे सके। सैन्य शक्ति हो, आर्थिक हो, इन सब तत्वों का जो संयोजन होता है वो शक्ति में है। इसमें सैन्य क्षमता महत्वपूर्ण होती है, आर्थिक ताकत महत्वपूर्ण होती है, आप देशों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाते हो, वो भी आप में शक्ति की वृद्धि करते हैं। तो ये सब सारी चीजें शक्ति में आती हैं। शक्ति, कठोर शक्ति क्या होती है। हार्ड पावर आप अपने जीवन में देखिए, आपके पास एक रिवॉल्वर हो, 8-7 लठियाँ आपके साथ हो, क्या कोई आप पर आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा? क्योंकि आपके पास हार्ड पावर होगी, वह आपकी हार्ड पावर है। यानी कि किसी राष्ट्र की सैन्य शक्ति को हम मूलतः इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा और दूसरी चीजें होती हैं, जैसे किसी देश की जबरदस्ती के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की कोई क्षमता होती है, उसको हार्ड पावर बोलेंगे। इसमें सैन्य और आर्थिक उपकरण शामिल होते हैं, उन उपकरणों के माध्यम से वह ऐसा करने की क्षमता रखता है। सॉफ्ट पावर, तो सॉफ्ट पावर में वही है कि एक राष्ट्र है, उसके पास बहुत सारी सैन्य शक्ति तो नहीं है। जैसे स्विट्जरलैंड का उदाहरण लीजिए, बहुत सारी सैन्य शक्ति नहीं है, उसके पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किसी देश पर आक्रमण करके उसको हरा सके, लेकिन वो विचारधारात्मक रूप से और अन्य चीजों में इतना ताकतवर है कि कोई देश उस पर हमला करता ही नहीं है। आप अपने निजी जीवन में भी ऐसे लोग देख सकते हो कि उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट उनकी बहुत ज्यादा है।
तो ये नम्य शक्ति है। भारत के मामले में आप इसको विशेष तौर पर देख सकते हैं कि एक संबंधों में एक ऐसी अवधारणा है कि किसी देश की संस्कृति, विचारधारा, कूटनीति, ये सब गैर जबरन जो तरीके हैं और उनके माध्यम से वो अपनी बात मनवा लें, तो इनको हम नम्य शक्ति मिलेंगे। आकर्षण के माध्यम से होगा, अनुनय के माध्यम से होगा, अपील के माध्यम से होगा। तो इसमें किसी देश की संस्कृति, राजनीतिक मूल्य, विदेश नीति, संस्था, ये सब पहलू इसमें शामिल हैं। और ये इसमें हम जैसे उदाहरणों के तौर पर सॉफ्ट पावर के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम बहुत सारी टी शर्ट पहनते हैं जिसमें किसी एक देश विशेष का उसमें ब्रांड होता है, हम उसी का यूज करते हैं। भारत की बहुत सारी चीज़ें, जैसे योगा को आप सॉफ्ट पावर की उदाहरण में आप उसमें डाल सकते हैं, अपने उत्तर में डाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर मुझे किसी दो गुटों से बिल्कुल मतलब नहीं है, मेरी दूसरी चीज़ें हैं वो प्रायोरिटी में है, तो वो गुटनिरपेक्षता की स्थिति है। जैसे भारत ने इससे आज़ादी के बाद अपनाया था, भारत की जरूरतें दूसरी थी, इसलिए भारत के लिए वह उस समय आवश्यक था, पर्याय है। हम तो भाई एकदम से स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे, हम किसी देश के दबाव में नहीं हैं। हाल ही में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमने इसी गुटनिरपेक्ष जो रणनीति है इसका प्रयोग किया था। नेहरू युग में इसका बहुतायत से प्रयोग हुआ, जो आप जानते हो। तो इसमें उपनिवेशवाद, रंग भेद, हथियारों की दौड़, इन सब का ये विरोधी है कि भैया राष्ट्रीयकर्ता क्या होते हैं। तो ये राज्य के अलावा ऐसे महत्वपूर्ण कर्ता होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां जो हो गई वो हो गई, बहुत सारे संगठन हो गए, वो सारे हो गए। आतंकवादी संगठन जो है वो भी गैर राष्ट्रीयकर्ता है, वो भी बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। तो हम इसको इसमें देख सकते हैं। कोल्ड वार के बारे में आप सब जानते हैं। शीत युद्ध जो है 1945 से 1991 के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक शक्ति संघर्ष था, जिसमें ये मान लो कि उन्होंने एक दूसरे को बांटे नहीं मारे और एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे। एक ऐसी स्थिति जिसमें वो धमकियां दे रहे थे कि देखो तुमने कुछ बदमाशी करी तो मैं तुम्हें देख लूंगा, वो कह रहा था कि नहीं मैं तुम्हें देख लूंगा। देखा किसी ने नहीं, तो उनके बीच में एक शक्ति संतुलन ऐसा बना हुआ था। लेकिन वो एक जो शीत युद्ध की स्थिति थी जिसमें सारे देश उनके पीछे एक के पीछे हो लिया, कोई किसी के गुट में हो गया, कोई किसी के गुट में हो गया, वो एक शीत युद्ध की स्थिति थी। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के मध्य संघर्ष हो रहा था। पूंजीवाद का समर्थन अमेरिका था, तो सोवियत संघ जो है वो साम्यवाद का समर्थक था, और अनेक देश इनके अलग अलग गुटों में शामिल होते गए। इस शीत युद्ध की स्थिति थी जो 90 के बाद में समाप्त हो। ग्लासनोस्ट खुलापन की नीति, ये सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में खुलापन लाया गया था। 1991 के दशक में बहुत सारे देशों में, 90 के दशक में बहुत सारे देशों में पूरी खुलापन लाया गया था। तो पर्टिकुलर आपके सोवियत संघ में जब उसका विघटन हुआ तो उससे पहले ये सारी चीजें हो रही थी। चुनाव में भाग लेने के लिए गैर साम्यवादी दलों को अनुमति दी गई थी, लोगों की सरकार के विरोध का अधिकार दिया गया था। लोगों को कहा गया कि भाई अब आप लोकतांत्रिक रूप से सोच सकते हो, कर सकते हो, पार्टियां बना सकते हो, अलग अलग तरीकों से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं वो इसमें शामिल थी। इसमें बहुत सारे प्रतिबंधों को हटाया गया था, सरकार की भूमिका को इसमें कमजोर किया गया था। तो ये खुलापन की नीति थी। समझिए क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी स्थिति जैसे आप अपने निजी जीवन में देखो कि आप दो मित्र पढ़ाई कर रहे हो और आपकी सोच ऐसी है कि आप अपने दूसरे मित्र की मदद नहीं कर रहे हो, आप उसको, आपकी कोशिश ये है कि वो फेल हो जाए, तो आप जीरो सम गेम की वो स्थिति में हो। आप चाह रहे हो कि मैं तो सम हो जाऊं और मेरा मित्र जीरो हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये हो रहा है। जैसे आप भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो भारत जीत गया, तो भारत को क्या मिला, सम मिला, और पाकिस्तान को जीरो मिला। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें दो जने एक ऐसी स्थिति में आएंगे कि लाभ एक को ही होगा, एक को हानि होगी, तो इससे हम जीरो सम गेम कहेंगे। आप तैयारी कर रहे हो, आप अपने मित्र की मदद नहीं कर रहे हो, उसे फेल करवाने के चक्कर में हो, तो अब आप जीरो सम गेम की स्थिति में हो, और आप में से कोई एक जीरो होगा, कोई एक सम होगा, हो सकता है दोनों ही जीरो हो। लेकिन नॉन जीरो सम गेम किसे कहेंगे? तो ये बिल्कुल इससे उल्टा है कि आप दो जने तैयारी कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हो, अपने नोट्स साझा कर रहे हो, एक दूसरे को अच्छे से मदद कर रहे हो, बहुत सारी सीटें हैं, दोनों जने पास हो जाओगे, दोनों जने जिंदगी में एक दूसरे की मदद करोगे, तो वो नॉन जीरो सम गेम है। यानी कोई जीरो हुआ ही नहीं, दोनों ही सम की स्थिति में हो गए। तो एक आदर्शवादी अच्छा विचार है। राष्ट्रीय राजनीति में इसे आर्थिक सहयोग, परमाणु अप्रसार के संदर्भ में देखा जाता है। आर्थिक सहयोग से दोनों को लाभ होता है, परमाणु संघर्ष की स्थिति में दोनों की क्षति होगी। इसे मिश्रित अभिप्रेरणा का खेल भी कहा जाता है कि मिलकर हम काम करेंगे, दोनों का फायदा हो जाएगा, क्या पड़ा है फालतू में लड़ाई करने में। तो इसे नॉन जीरो सम गेम कहा जाता है। तो इसमें ऐसा है कि जो 5 शक्तिशाली देश है ना, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इनका मानना है कि भाई हम तो कितने भी परमाणु हथियार बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है ना इन 5 के अलावा, वो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो ये परमाणु अप्रसार की नीति है। इसमें परमाणु का जो प्रसार है उसको रोकने पर उनका ध्यान था। हालांकि भारत जैसे देश हो गए, आपके अन्य कई देश हो गए, तो उन्होंने, उत्तरी कोरिया हो गया और हो गया, तो इन्होंने सबने इनके खिलाफ जाकर परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं। मैंने बताया कि 500 देश हैं वो खुद पर नहीं लगा रहे हैं, और वो अपने जहां जितना वो बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। तो भारत ने इसका विरोध किया है, भारत ने इसका समर्थन नहीं किया है। तो भारत ने इसका समर्थन नहीं किया, भारत ने निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है कि भाई आपको मिटाने हैं ना हथियार, तो आप अपने वाले भी मिटाओ, सब भी मिटाओ दुनिया में, फिर बाद में हम इस पर हस्ताक्षर करेंगे। आगे परमाणु आतंकवाद की बात है। तो वर्तमान का युग जो है वो इसमें परमाणु हथियार वो है, बहुत सारे देशों के पास है, कुछ ऐसे दूसरे राज्यों के पास भी परमाणु हथियार हैं जो उन परमाणु हथियारों को हो सकता है किसी आतंकवादी संगठन को दे दे। अब एक अगर कोई देश ये करे तो उससे तो डर रहेगा कि उस पर वापस हमला हो जाएगा, लेकिन यही काम अगर एक परमाणु हथियार वाला काम एक आतंकवादी संगठन कर दे तो फिर क्या होगा? उसको तो कोई डर ही नहीं है, वो तो एक छोटा सा संगठन है, पता नहीं किसी देश में कहाँ छुपा बैठा है, वो हमला कहाँ करेंगे, और वो तो वैसे भी मरने मारने को तैयार होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति को परमाणु आतंकवाद कहते हैं। ये इसी परमाणु बमों का एक तरह से भय दिखाया जाता है। इनमें आतंकवादी संगठनों के द्वारा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो गए, इन सब पर हमला करने की संभावनाएं रहती हैं। पाकिस्तान, ईरान इन अवैध लेन देन में शामिल इनको माना जाता है। उत्तरी कोरिया को भी इसमें शामिल माना जा सकता है। फिर ये शताब्दी है, पीस बिल्डिंग है। तो ये आप जानते हैं कि आपके यूएन द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर कोई किसी भी कारण से कोई आपदा आती है तो वहाँ पर उनकी ओर से मदद की जाती है, चाहे युद्ध की स्थिति हो और हो। जैसे अफगानिस्तान में हमने संसद का निर्माण किया था, तो ये पीस बिल्डिंग का काम जो होता है किसी अन्य राष्ट्र में मदद के तौर पर किया जाता है, ताकि हमारे राष्ट्र को भी फायदा हो और दूसरे राष्ट्र की मदद हो सके। ये पीस प्रतिरोध ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न आ सकता है।
तो डिटरेंस जो है एक सैन्य शब्दावली है जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य के आक्रामक व्यवहार को प्रतिसंतुलित करता है। इसमें प्रतिरोध में जो है ऐसा माना जाता है कि एक तो ये परंपरागत भी होता है जिसके द्वारा एक राज्य जो है अधिक से अधिक सैन्य हथियारों का भंडारण करता है ताकि उस पर कोई हमला हो तो वो जवाब दे सके। लेकिन वर्तमान में सारे देश परमाणु हथियार जमा कर रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियार हुए तो उन पर कोई हमला करेगा ही नहीं। तो डिटरेंस जो है वो सैन्य शब्दावली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य अपने पास संसाधन होंगे तो कोई हमला नहीं करेगा। जैसे आपके पास अगर पहले से बहुत सारी रिवॉल्वर हो तो आप प्रतिरोध की स्थिति में हो कि आप पर कोई चला के हमला करेगा ही नहीं। तो वैसे परमाणु हथियारों का इस तरह से जमावड़ा किया जाता है कि कोई उन पर हमला करे नहीं, पहले डर जाए। तो ये प्रतिरोध की स्थिति है। बफर राज्य क्या होता है? तो दो बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य जो होता है वो बफर राज्य होता है। तो दोनों राज्य बड़े राज्य जो है वो सोचते हैं कि आपस में दोनों की सीमाएं नहीं अड़े, दोनों की बार बार लड़ाइयाँ नहीं हो, तो ये बीच में राज्य बना रहे तो यह सही है। जैसे ब्रिटेन जो था भारत पर जब उन्होंने राज किया तो उन्होंने रूस से बचने के लिए बीच में एक बफर स्टेट रखा था। हम चीन और भारत के मध्य नेपाल को एक बफर राज्य के रूप में देख सकते हैं। ब्रेटन वुड अमेरिका का एक शहर है। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं बनी थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना, गेट जो बाद में WTO में कन्वर्ट हो गया, विश्व बैंक बनी। आपकी ये संस्थाएं जो बनी जिनका विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, इन सब संस्थाओं को ब्रेटन वुड संस्थाएं कहा जाता है। और इन्होंने जो व्यवस्था स्थापित कर रखी है इसे ब्रेटन वुड व्यवस्था कहते हैं। हालांकि अब हम जो देश हैं, दक्षिण वाले देश हैं और जो विकासशील देश हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने सारे अधिकार जो हैं अपने पास रखे हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने एक तरह से शोषण का कार्य किया है। तो लैंडलॉक्ड स्टेट क्या होती है? तो एक ऐसा देश जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ हो उसे भू आबद्ध देश कहते हैं। जैसे भूटान है, उसके आसपास में कोई समुद्र पानी की वाटर बॉडी नहीं लगती, अफगानिस्तान में नहीं लगती, तो इनको भू आबद्ध देश कहते हैं। इस वजह से इनकी विदेश नीति है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो ब्रेटन वुड व्यवस्थाओं के खिलाफ अब एक नई व्यवस्था बनाने की सोच रहे हैं। जैसे ब्रिक्स भी इसका उदाहरण है, NDB इसका उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसी की कड़ी में आप देख सकते हैं कि तीसरी दुनिया द्वारा विश्व में आर्थिक समानता, दुनिया को न्यायपूर्ण बनाने की ये मांग है। 1974 में ये औपचारिक रूप से मांग आरंभ हुई थी और एक नई आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग उठाएगी। तकनीकी हस्तांतरण की बात की जाती है। इनका नारा था कि अनुदान मत दो, व्यापार करो ताकि हम भी आगे बढ़े। नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। 1949 में ब्रुसेल्स संधि के माध्यम से ये बना था और अमेरिका ने साम्यवाद का प्रतिरोध करने के लिए बहुत सारे राष्ट्रों का एक संगठन बनाया था। इनका मेन ये था कि अगर किसी एक भी राष्ट्र पर हमला होता है तो वो सब पर माना जाएगा। अगर एक को थप्पड़ पड़ी तो सब पर थप्पड़ पड़ेगी, सारे लोग ये मानेंगे कि मुझे भी मारा गया है। ऐसा दोस्तों में होता है ना। आपका सोवियत संघ था, इन्होंने एक 1955 में संगठन बनाया था। ये बाद में विघटन हो गया। 1990 में जब इसका विघटन आपका सोवियत संघ का हुआ था तो उसके बाद इसका भी हो गया। 63 से 78 के बीच में और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की जो स्थिति थी उसमें कुछ शिथिलता देखी गई थी। जैसे अमेरिका और चीन आपस में जुड़े, फिर सोवियत संघ इनके बीच में भी तनाव में कुछ कमी आई थी। तो उस स्थिति को देतांत कहा जाता है कि इनमें इनका आपस में जुड़ाव बढ़ा। यूरोप में पूर्वी यूरोप और आपके पश्चिमी यूरोप के बीच में जुड़ाव बढ़ा, तो इसको देतांत कहते हैं। निःशस्त्रीकरण क्या होता है? आदर्शवादी विचारक मानते हैं कि पूरी दुनिया से हथियार वगैरह है उनको समाप्त कर दो। इन्हीं की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। सारे कोई हथियार रहेंगे नहीं तो बिल्कुल भी कोई किसी पर हमला कर ही नहीं पाएगा। इन हथियारों को समाप्त कर दो बस। तो ये हमारी भारत की भी सोच रही है। भारत ने भी शुरू में निःशस्त्रीकरण की मांग रखी थी। हालांकि भारत ने परमाणु हथियार भी समय के साथ जमा किए। तो आदर्शवादी विचारक हैं वो मानते हैं कि समूची दुनिया से हथियार और सेनाओं को समाप्त कर दो और पूरी दुनिया में इससे शांति आ जाएगी। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और ये भारत ने मांग की थी कि निःशस्त्रीकरण होना चाहिए। जातीय संघर्ष क्या होता है? बहुत सारे निर्जातीय संघर्ष आजकल देखे जा रहे हैं। जाति, धर्म, प्रजाति के आधार पर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान, इसमें ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हम देखते हैं बहुत सारे और भी उदाहरण हमारे आसपास भी देखते हैं। तो ये सारे निर्जातीय संघर्ष के उदाहरण हैं। फिर बात करें वैश्विक दक्षिण। तो वैश्विक दक्षिण वो सारे विकासशील देश हैं, जैसे एशियाई हो गए, अफ्रीकी हो गए, लैटिन अमेरिकी हो गए। इन देशों का सामूहिक रूप से तीसरा विश्व कहा जाता है, इनको वैश्विक दक्षिण कहा जाता है। और इन सब की आपस में पश्चिमी देशों के खिलाफ ये मांग रहती है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रगति में एक प्रकृति का शोषण किया है। एक तरह से वो आजकल मनमानी करते हैं। तो इन सब में विश्व जो है, जो विकासशील विश्व है, वो वैश्विक दक्षिण के रूप में एकजुट हो गए। हालांकि इसके प्रत्येक देश दक्षिण में हो ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि अधिकतर देश दक्षिण में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर 6 के अनुसार जहां भी युद्ध हो रहा हो, कोई घटना हुई हो, वहां पर उन देशों की सहमति से और शांति सेनाएं भेजी जाती हैं। भारत इसमें काफी शामिल रहता है। हाल ही में महिला की टुकड़ी भी भेजी गई थी, तो आप याद रखना। शीतयुद्धोत्तर विश्व में सेनाओं की तैनाती में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है क्योंकि यूएन की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में शांति सेना जो है वो एक ऐसी स्थिति है जब उनसे अनुमति लेकर और शांति स्थापित करने के लिए सेनाएं भेजी जाती हैं। लेकिन ये आत्मरक्षा में हथियारों का उपयोग करते हैं। क्वाड क्या है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनका समूह है। हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये ऐसा है कि इसमें हम चीन को काउंटर करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, वहां पर शांति स्थापित हो, एक किसी देश का प्रभुत्व नहीं हो। ये क्वाड का उद्देश्य है। बहुत सारे उद्देश्य हम आगे पढ़ेंगे। I2U2 क्या है? तो इसको पश्चिमी एशिया क्वाड भी कहा जा रहा है कि भारत, इजराइल, UAE और USA इनका मिलाकर ये संगठन है। इसमें अब्राहम समझौता हुआ था अक्टूबर 21 में। उसके बाद इस संगठन का निर्माण हुआ था। हम उस क्षेत्र में एक सामरिक रूप से मजबूत हो सकें, ये एक उद्देश्य है। इसके अलावा बहुत सारे आर्थिक उद्देश्य इसमें शामिल हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इस बार यूपीएससी मेंस में इस पर प्रश्न पूछा गया था। पिछले यूपीएससी मेंस में भी इस पर प्रश्न पूछा गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, RS में भी पूछा जा सकता है। सुरक्षा के गैर पारंपरिक खतरे क्या होते हैं? तो आतंकवाद हो गया, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार हो गया, मानव तस्करी हो गई, मादक पदार्थ, फिर पर्यावरणीय संकट, ये सब सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरे हैं। तो ये शब्दावली पूरी हो गई है। हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आज वाली क्लास थोड़ी सी बोरिंग रही होगी क्योंकि शब्दावली में हम इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास देखेंगे। तो एक विदेश नीति का जो निर्धारक तत्व है वो कौन से होते हैं, फिर नीति निर्माण की संस्थाएं क्या है, एनपीटी के बारे में पढ़ेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और देशों के बीच में क्या संबंध है उनके बारे में हम पढ़ेंगे।